Yes, student, in today's lecture, we will discuss about construction of fish pond, how the pond could be constructed, and how many types of pond actually we need to construct for spawning pond, for nursery pond, and for stocking pond. And there are different dimensions and different type of clay that and different type of soil that could be used for construction of fish pond. And this is the first step for the culturing of the fish, which is very necessary and very important. Let's start the lecture. Fish pond construction is very important step in aquaculture. As you know, aquaculture is the rearing of different aquatic organisms including fish. When you talking about the constructions, two important factors are very important. The first one is the availability of raw material. For example, the brick that are used for construction of the pond, cement, and stone. The most important thing for what you are doing to construct the pond, either it is a nursery pond or extensive pond or super intensive pond. ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं ये एक पॉन्ड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. ठीक है, and when we talk about and when we construct the pond, the most important and the useful period is the late winter और अर्ली समर सीजन. यानी कि जब सर्दियां खत्म हो रही होती हैं या फिर समर अभी स्टार्ट होता है, तो ये एक बेस्ट टाइम है कि आप अपने पॉन्ड को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं फॉर रेयरिंग ऑफ फिश. Important requirement: efficient constructions are careful supervision and skilled workmanship is very important. कि आप जिससे काम करवा रहे हैं, आप या खुद काम कर रहे हैं, तो always keep in mind कि you have hands on skill for the construction of the pond. Then, if we talk about the nursery pond, then rearing pond and stocking pond. Nursery pond का purpose क्या होता है कि जहाँ पे आपने spawning करवानी है और वहाँ पे hatchling ने fry होने तक, मतलब fry तक जो है, hatchling से fry का जो period होता है वो nursery pond में spend करता है. और इसमें total 5% एरिया हम इस्तेमाल करते हैं और उनका जो साइज होता है वो 0.02 से 0.06 हेक्टेयर तक इस्तेमाल करते हैं और उसकी डेप्थ 0.75 से 1 मीटर तक रखी जाती है. ठीक है, और इसमें जो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फिश, द साइज ऑफ द फिश कुड बी 4 to 5 mm to 20 to 30 mm is a maximum size. ठीक है, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द रेयरिंग पाउंड, तो रेयरिंग पाउंड जो है उसमें हम फ्राई से फिंगरलिंग के दरमियान जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम रेयरिंग पाउंड के अंदर रखते हैं. 20% टोटल एरिया ये लैंड का इस्तेमाल होता है और इसमें ये जो टोटल एरिया है 0.06 हेक्टेयर से हम 0.12 हेक्टेयर तक इस्तेमाल करते हैं. और इसमें पॉन्ड का जो डेप्थ है वो 1 से 2 मीटर तक रखी जाती है. और ऑर्गेनिज्म, यानी कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द साइज ऑफ, वी विल केप्ट रेयरिंग इन रेयरिंग पॉन्ड फ्राई एंड फिंगरलिंग, तो वो 20 से 30 mm से मैक्सिमम 50 से 60 mm तक हो सकता है. ठीक है, एट स्टॉकिंग पीरियड जो है ये फिंगरलिंग से हमने तब तक फिश को रखना है जब तक कि हम उसको मार्केट में उसको सेल कर दें. ठीक है, और इसमें 75% टोटल एरिया इस्तेमाल होता है. डेप्थ इसमें 2 से 3 मीटर तक होती है और एरिया 0.2 से 2 हेक्टेयर तक हम इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, now, in which area and which type of soil is important and could be useful for the construction of the pond? Soil जो है उसमें soft उसका bottom होना चाहिए. ठीक है, और उस soil के अंदर clay भी होनी चाहिए और silt भी होनी चाहिए. ठीक है, बट अगर किसी जगह पे वहाँ पे gravel या sand है, यानी कि gravel क्या होता है कि वहाँ पे उस एरिया में बहुत छोटे छोटे stones हैं, पत्थर हैं या फिर रेत है, और वहां पे आप अपने पॉन्ड को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो वो सूटेबल एरिया नहीं है. ठीक है, आ, आपने उस जगह पे अपने पॉन्ड को बनाना है जहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की अच्छी हो और ऑर्गेनिज्म जो है उसको नेचुरल फीड भी थोड़ी बहुत मिल रही हो, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन द सप्लीमेंट फीड. ठीक है, अगर उस सॉइल के अंदर क्ले है, ठीक है, सिल्ट है और ग्रेन सॉइल्ड है, तो वो भी कोहेसिव सॉइल है और मतलब इट इज अ सूटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द पॉन्ड. एंड इफ द सॉइल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कोहेसिव एंड नॉन कोहेसिव सॉइल, इट इज ऑल्सो सूटेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पॉन्ड because clay is very absorbent. Under wet condition it swells to double of its volume. ठीक है, but make sure कि there will be no sand and gravel at all on that place in which you are going to construct the pond.
That area contain the soil, silt, both, but both have a cohesive and non-cohesive properties. Then water supply is very important. मेक श्योर कि जहाँ पे आप अपना पॉन्ड बना रहे हैं वहाँ का इनलेट और आउटलेट जो है वो हर पॉन्ड का डिफरेंट हो, ठीक है। और जो इनलेट है वो 10 सेंटीमीटर अबव होना चाहिए पॉन्ड वाटर से। वाटर सप्लाई जो है वो ग्रेविटी फ्लो के हिसाब से आपने उसको बनानी है, ठीक है। ओपन चैनल पाइपलाइंस जो हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। Then environmental conditions are very important for construction of pond. For example, meteorological parameters such as rainfall, its quantity, duration, intensity, temperature, humidity, atmospheric pressure, wind, ये सारी चीज़ें जो है ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन करने में पॉन्ड की। दूसरे फैक्टर जो है वो सोशल कंडीशंस, यानी कि व्हाट आर द स्किल्स अ पर्सन हैव दैट आर कंस्ट्रक्टिंग द पॉन्ड। इधर उसको कोई मतलब उसमें स्किल्स हैं उसको बनाने के लिए या नहीं, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि पर्सन जो है वो स्किल्ड होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। और मेक श्योर कि जहाँ पे आप अपना पॉन्ड बना रहे हैं देयर विल बी लेस चांसेस ऑफ पोल्यूशन लाइक इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, यानी कि ऐसा नहीं हो कि जिस एरिया में आप अपना पॉन्ड बना रहे हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है और वहाँ की इंडस्ट्री से हैवी मेटल्स आती हैं, वो हैवी मेटल्स आके वाटर में जाके जहाँ पे आपने अपनी फिश को रखा है उसको जाके अफेक्ट करती है और अल्टीमेटली उसमें मोर्टेलिटी कॉज करती है, डिजीजेस कॉज करती हैं। और अल्टीमेटली जब ह्यूमंस उसको कंज्यूम करेंगे तो वो हैवी मेटल वाली फिश ह्यूमंस के अंदर जाएगी, वहां पे जाके डिफरेंट प्रॉब्लम्स कॉज करेगी इंक्लूडिंग कैंसर, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आप अपने पॉन्ड को कंस्ट्रक्ट कहाँ पे करें, उसकी कंडीशंस कैसी हैं, वाटर कैसा है, उसकी सॉइल कैसी है, ये सारी चीजों को माइंड में रख के आपको अपना पॉन्ड कंस्ट्रक्ट करना है। देन first step after selecting the type of the soil or area of the area where you are going to construct the pond is the land clearing. The site is to be cleared off from the big boulder stones होते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उनको आपने वहां से हटाना है। ट्रीज को, बुशेस को, ठीक है। एंड लैंड जो है वो बिल्कुल सेम लेवल पे होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ एरिया उसका ऊपर है कुछ नीचे है, वो बिल्कुल एक लेवल पे होनी चाहिए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंड क्लियरिंग मेथड्स। द फर्स्ट वन इज मैनुअल, द सेकंड इज मैकेनिकल एंड द थर्ड वन इज केमिकल। इफ वी टॉक अबाउट द मैनुअल, मैनुअल का मतलब होता है कि आप खुद उसको क्लियर करें, हाथ से करें, ठीक है। अब वहां पे आप स्मॉल बोल्डर्स को हटा रहे हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े पत्थर्स को हटा रहे हैं, थिन वेजिटेशन को आप हाथ से रिमूव कर रहे हैं। लेकिन इसमें यह है कि आप कॉस्ट कम लगती है, आप लेबर को लगा के अपना ये काम करवा सकते हैं, ठीक है। सेकेंड इज मैकेनिकल क्लियरिंग। मैकेनिकल क्लियरिंग होता है कि आप किसी मशीन के जरिए अपनी उस एरिया को क्लियर करवा रहे हैं जहाँ पे आपने अपना पॉन्ड कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। अब ये मैकेनिकल हम तब इस्तेमाल करते हैं जब उस जगह पे बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं या फिर बहुत थिक वेजिटेशन होती है, मतलब यहाँ ट्रीज बहुत सारे होते हैं, तो क्योंकि वो हम हाथ से नहीं कर सकते इसलिए हम मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसको हम एरिया को क्लियर कर सके। इसमें टाइम कम लगता है क्योंकि मशीन जो है वो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करती है एज कम्पेयर टू अ मैन। और बट इसमें यह है कि जाहिर सी बात है अगर आप मशीन इस्तेमाल करेंगे तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। थर्ड इज केमिकल क्लियरिंग। और केमिकल क्लियरिंग हम तब करते हैं जब उस जगह पे जहाँ पे आप अपना पॉन्ड बना रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या फिर केमिकल्स हो, तो आप केमिकल इस्तेमाल करते हैं ताकि इन सारी चीज़ों से आप उस एरिया को क्लियर कर सकें और फिर आप अपना पॉन्ड क्लियर जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करें। देन द फर्स्ट स्टेप कि आपने अपनी क्लेयरिंग लैंड को आपने सेलेक्ट कर लिया जहाँ पे आपने अपना पॉन्ड को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, सबसे पहले आपने मार्क कर लेना है उस एरिया को जहाँ पे आपने पॉन्ड को कंस्ट्रक्ट करना है। मार्क आउट द एरिया फ्रॉम वेयर द अर्थ विल हैव टू बी कट और रिमूव, ठीक है। द सेकेंड स्टेप इज मार्क आउट द एरिया फ्रॉम वेयर द अर्थ विल हैव टू बी इम्बैंक, ठीक है। इम्बैंकमेंट को भी आपने उसको मार्क कर लेना है। Then the third step is initially lines are drawn according to layout followed by pigging or fixing stacks or post, ठीक है। फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना है, स्टिंग को आपने यूज करना है, यानी कि आपने रस्सी को यूज करना है between the tops of peaks and cost of mark the complete profile of dike with its correct height, width and slope.
ठीक है। फिफ्थ स्टेप पे आपने क्या करना है, ड्राई वाइट लाइम पाउडर, ठीक है, यानी कि जो आपने एरिया को मार्क किया है उसको आप लाइम पाउडर यानी कि चूने के साथ आप उसको मार्क करते हैं, ताकि आपको क्लियर विजिबली पता चल जाए कि ये एरिया यहाँ पे ये डाइक बना है, ये एरिया जो है ये पॉन्ड के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। देन एक्सकवेशन ऑफ द सॉइल मतलब आपने सॉइल की खुदाई खुदाई करनी है जहाँ पे आपने अपना पॉन्ड बनाना है। एक्सकवेशन ऑफ पॉन्ड में भी डन इधर इंगेजिंग मैनुअल भी आप कर सकते हैं, मैकेनिकल भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक्सकवेशन ऑफ द पॉन्ड शुड बी फार एज फार पॉसिबल, ठीक है। द टॉप ग्राउंड सॉइल शुड बी स्टॉक्ड इन वन प्लेस एंड इट शुड नॉट बी यूज फॉर एनी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। यानी कि जो आप वहां से मट्टी को निकाल रहे हैं, चीजों को निकाल रहे हैं, आप किसी और की कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है। देन पाउंड जो है वो स्क्वायर बनाना है आपने या रेक्टेंगल बनाना है। स्क्वायर शेप पाउंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर शेप पाउंड, ठीक है। यानी कि जो स्क्वायर पाउंड होता है उसकी कॉस्ट कम होती है और जो रेक्टेंगुलर पाउंड है उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट द लेंथ, the total length of dike required for construction of 1 hectare water supplied area is 400 meter, whereas in rectangular shape की जो है वो 500 मीटर तक उसके डाइक जाती है, ठीक है। यानी कि स्क्वायर में सिर्फ 400 मीटर है और जो रेक्टेंगुलर है उसमें 500 मीटर ऑफ डाइक है। हेंस द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर स्क्वायर जो शेप का पाउंड है उसकी कॉस्ट कम होती है और रेक्टेंगुलर की ज्यादा होती है, बट फ्रॉम ऑपरेशन मेंटेनेंस एंड हार्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू रेक्टेंगुलर शेप जो पाउंड है वो ज्यादा प्रेफरेबल है एज कम्पेयर टू स्क्वायर। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पॉन्ड के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो फिश हैं या फिर एक्वाकल्चर के किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप वहाँ पे रेयर करना चाहते हैं, तो उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो वेस्ट मटेरियल है, इट शुड बी लेस। वेस्ट मटेरियल मतलब जो अमोनिया है, नाइट्रेट है, नाइट्राइट का लेवल है, वो कम होना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिज्म की अगर वेस्ट पानी के अंदर ही रहेगा तो वो ऑर्गेनिज्म के लिए टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, ठीक है। तो ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज चैनल द एलिवेशन ऑफ ड्रेनेज चैनल बॉटम एंड पॉन्ड बॉटम एलिवेशन प्लेस इज अ वाइटल रोल, ठीक है। आपने ड्रेनेज का सिस्टम एक अलग से बनाना है और आपने कोशिश करनी है कि आप बॉटम से भी उसको निकाल सकते हैं या फिर आपने साइड पे उसका स्लड सिस्टम लगाना है। स्लड सिस्टम जो है वो सारे वेस्ट को कलेक्ट करके उस स्लज सिस्टम के अंदर डाल देगा, ठीक है। बॉटम के अंदर आपने एक ऐसा ड्रेनेज लगाना है जो कि सारे वेस्ट को निकाल के स्लज सिस्टम के अंदर डाल देगा। Here is our total design that you can follow while you are constructing the pond. कंस्ट्रक्शन ऑफ डाइक एंड स्लोसिस, ठीक है। इसमें डाइक या फिर डाइक जब आपने बनाने हैं, यानी कि उसकी जो साइडें हैं, जब वो आपने कंस्ट्रक्ट करनी है तो आपने किन बातों को अपने माइंड में रखना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ पाउंड डाइक becomes essential if earthen dikes are made around the pond using the excavated earth from the pond bed. All dikes should be raised, dumping the soil layer by layering stretched right across the whole section, and in such cases, each layer should not exceed 30 centimeter thickness, and all large clods should be broken, and each layer should be thoroughly consolidated by watering and ramming, ठीक है। Then any pond dike should have three basic qualities. It should be able to resist the water pressure resulting from the pond water depth, anchoring your dike strongly to its foundation, constructing your dike large enough to resist the water pressure by virtue of its weight, and then it should be impervious, the water seepage to the dike being kept to be minimum. All these things that you should be always keep in mind while constructing the pond and while constructing the dike of the pond. And the most important thing, it should be high enough to keep the pond water from ever running over its top, which should rapidly destroy the dike, ठीक है। यानी कि डाइक जो है वो ऊपर होना चाहिए ताकि वो वाटर जो है वो कॉन्टिन्यूसली उसके साथ ना लगे और डाइक ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल खत्म हो जाए, तो ये थोड़ा इसकी एलिवेशन होनी चाहिए। देन डिजाइन ऑफ द पाउंड शेप एंड साइज मेनली डिपेंड अपॉन द स्पीशी ऑफ कल्चर, कि आप किस स्पीशी को कल्चर करना चाह रहे हैं,
اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. پرپس آف دا پونڈ ویدر فار نرسری ریئرنگ گرو, جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ فار ورڈ یو آر فار ورڈ یو آر گوئنگ ٹو کنسٹرکٹ دا پونڈ, ادھر اٹ از اے نرسری پونڈ, اٹ از اے ریئرنگ اور گروئنگ آؤٹ پونڈ. کلچر سسٹم جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے, سوائل کے کریکٹرز کیا ہونے چاہیے, ٹوپوگرافی کیا ہے. سیمی انٹینسیو فارمنگ جو ہے وہ ہم 0.25 سے 1 ہیکٹر کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور انٹینسیو فارمنگ جو ہے وہ 0.025 سے 0.25 ہیکٹر تک ہوتی ہے. سیمی انٹینسیو سسٹم وہ سسٹم ہوتا ہے جہاں پہ اسٹاکنگ ڈینسٹی کو انٹینسیو سے کم رکھا جاتا ہے, اور آرگینزم جو ہے وہ نیچرل فیڈ پہ بھی فیڈ کر لیتا ہے, مطلب ٹوٹلی وہ سپلیمنٹری فیڈ کے اوپر ریلائی نہیں کرتا. اور انٹینسیو فارمنگ وہ ہوتی ہے جس میں ہم ہائی اسٹاکنگ ڈینسٹی کو اسٹاک کر سکتے ہیں لیس ایریا میں, اور آرگینزم کمپلیٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے سپلیمنٹری فیڈ پہ. ٹھیک ہے, یعنی کہ نیچرل فیڈ کا کوئی کنسیپٹ اس میں نہیں ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو پونڈ کنسٹرکٹ کر رہے ہیں, جو آپ اپنی ایریا کنسٹرکٹ کر رہے ہیں جہاں پہ آپ اپنی فش کو ریئر کرنا چاہ رہے ہیں, کیا وہ سیمی انٹینسیو ہے یا انٹینسیو ہے, تو اس حساب سے آپ نے اپنے ایریا کو رکھنا ہے. For intensive and semi-intensive culture, regular flat bottom pond bed with uniform slope. ठीक है, pond bottom is provided a slope between 1000:1 to 1000:5 towards the drain to facilitate the water flow during harvesting and pond drainage. The pond bottom should be designed so as to remain above the groundwater table, which is very, very necessary for the effective drying of pond bottom during pond preparation. Then lining of ponds and dike. The protection of slope of dike against soil erosion is called lining of dike. The following are the some important method of lining. The first one is stone pitching, brick, cement concrete, soil cement, stone slab, and polyethylene paper lining, and then grassing. یہ سارے میتھڈز ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے پونڈ کی لائننگ کر سکتے ہیں یا ڈائک کی لائننگ کر سکتے ہیں. یہ جو ایریا ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ سارا اس کا ڈائک کا ایریا ہے. That's all about construction of the pond. I hope آج کا لیکچر آپ کے لیے ہیلپ فل ہے. If you like the video, please press the bell icon. Stay connected. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ